Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Aprabhati and today I will discuss 50 MCQs related to plant pathology. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि ICR JRF एग्जाम्स, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, AHO, DHO एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSAI related all exam, FCI AGM exam, FCI AG3, Cotton Corporation of India exam, IBPS A4 एग्ज़ाम, नाबार्ड एग्ज़ाम, RRB जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम है, फिशरीज एग्ज़ाम्स, फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम्स, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स, DDA, DSSBSO हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स। ये सब के जो है हमारे प्लेटफॉर्म में कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ से इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे ई बुक्स नोट्स, ठीक है, PDF के फॉर्म में। इसमें आपको दिए जाएंगे वीडियो क्लासेस, इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स। इसमें आपको MCQs के क्वेश्चन बैंक भी दिए जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे और यहाँ पे आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे, जिससे आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि काफ़ी मदद करेगा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। इसके साथ ही आपको मिलेंगे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है हमारे कोर्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को विजिट करके आप हमारा कोर्स जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कोई भी कोर्स की डिटेल्स पूछ सकते हैं। अगर आप इसके अलावा और दूसरे एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप हमारा एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम के कोर्स एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए, अब अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जिंक डेफिशिएंसी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन। जो जिंक डेफिशिएंसी होती है वो कौन से क्रॉप में जो है मेजर प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइस। क्या होता है कि जब जिंक डेफिशिएंसी देखने को मिलती है राइस क्रॉप में तो यहाँ पे जो है खायरा डिजीज हो जाता है। जो खायरा डिजीज है ये एक तरह का क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ठीक है, जो कि जिंक के कमी से होता है। ये कैरेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ डस्टी ब्राउन पैचेस ऑन लीव्स। जब भी जिंक की जो कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो लीव्स होता है जो लीव्स होता है राइस का, वहाँ पे जो है डस्टी ब्राउन पैचेस देखने को मिलेंगे लीव्स में, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ये जो है नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब ये सेल डेथ हो जाएंगे इस लीव्स के। और जो मेन सिम्टम है वो यही है कि सबसे पहले तो येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डस्टी ब्राउन पैचेस देखने को मिलेंगे लीफ ऑफ राइस में। और बाद में जो है ये डस्टी पैचेस जो है वो कवर कर लेंगे होल लीफ लैमना, ठीक है। जो लीफ लैमना है राइस का, उसको पूरा कवर कर लेगा। पहले तो स्पॉट्स में रहेंगे, पैचेस में रहेंगे, उसके बाद उसको पूरा कवर कर लेगा। और ये पैचेस ऐसा दिखेगा जैसे कि एक जंग लग गया हो, रस्ट इन आयरन जैसा ये अपीयरेंस देगा, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं खायरा डिजीज के वो 2 से 3 वीक के बाद जो है, अगर हम ट्रांसप्लांटेशन किए हुए रहते हैं राइस में, तब ये दिखते हैं। और इसका दूसरा सिम्टम्स आपको दिखेगा कि क्लोरोसिस हो गया है। क्लोरोसिस मतलब क्या, लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये जो भी अफेक्टेड लीव्स है वहाँ पे क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑन द लोअर लीव्स। जो लोअर लीव्स वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे जो है लैक ऑफ क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। और जो क्लोरोसिस है वो अकर करता है फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ लीव। वो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जो है क्लोरोसिस जो है देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जिंक है यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल बनाने में, ठीक है। अगर जिंक ही की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसके वजह से ये क्लोरोसिस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट देखने को मिलेगा। और जो राइस प्लांट होगा वो अच्छे से
गुड हाइट जो है अटेंड नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होंगे रूट्स के। अगर रूट्स जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूट्स होते हैं राइस के वो ना ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और जो फाइब्रस रूट जो फॉर्म होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पे जो ईयर का फॉर्मेशन है उसका जो उसका नंबर होगा वो बिल्कुल घट जाएगा। और तो इससे क्या होगा कि हमारे यील्ड को भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं खारा डिजीज का? तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्प्रे करेंगे ज़ेरेन-एसओ4 नर्सरी बेड में बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड। जब भी अगर हम लोग नर्सरी बेड में अगर राइस को अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम लोग नर्सरी बेड से अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, तो ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जो है हमें ज़ेरेन-एसओ4 का स्प्रे करना है नर्सरी बेड में ही। अगर ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन क्या करेंगे हम लोग कि ज़ेरेन-एसओ4 को अप्लाई करेंगे कितना रेट में? तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में इसको अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? मैंगो मैलफॉर्मेशन इज कॉमन इन। जो मैंगो मैलफॉर्मेशन होता है ये कहाँ पे मेनली ज़्यादा देखा गया है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो मैंगो मैलफॉर्मेशन होता है ये मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा डोमिनेंट है। जो मैंगो मैलफॉर्मेशन है ये एक तरह का फंगल डिजीज है। ये जो इसको फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट किया गया था वो बिहार में रिपोर्ट किया गया था। और ये जो डिजीज है ये ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया। ऐसा क्यों होता है? नॉर्थ वेस्ट में ही ज़्यादा देखने को क्यों मिलता है? तो जो सीजनल वेरिएशन होता है टेम्परेचर का एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, तो वो जो है यहाँ पे फेवर कर जाता है। टेम्परेचर जो होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो वो फेवर कर जाता है, जिसकी वजह से जो है इंटेंसिटी ऑफ माल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है। जो इंसिडेंस है डिजीज का ये तो ज़्यादा सीवियर है नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेन टेम्परेचर जो होता है ड्यूरिंग फ्लावरिंग जो है वो 10 से 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि जो डिजीज की जो अटैक है वो इसकी चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मैंगो कल्टीवर्स है जैसे कि लंगरा, रामकेला, चौसा, ये सब जो है ज़्यादा ससेप्टेबल है मैल फॉर्मेशन के। लेकिन आम्रपाली, बॉम्बे, ग्रीन एंड मलिका जो है वो बहुत हाईली ससेप्टेबल है। ठीक है। पर्टिकुलरली इन द दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया रीजन में। तो तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैंगो मैलफॉर्मेशन के? तो मैंगो मैलफॉर्मेशन डिजीज फंगल डिजीज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एबनॉर्मल फ्लावर ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ एबनॉर्मल लीफ एंड शूट शूट ग्रोथ भी होता है। जो यंग नर्सरी प्लांट्स होते हैं वो सीवियरली जो है स्टंटेड आते हैं, मतलब उसका जो हाइट है वो छोटा रह जाता है, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। और जो डिजीज है ये अगर होता है मैनी मैंगो प्रोडक्शन एरिया में अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। इसके अलावा आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो मैंगो मालफॉर्मेशन है इसमें तीन मेनली सिम्टम्स देखे गए हैं। एक है बंची टॉफेज, एक दूसरा है फ्लोरल मालफॉर्मेशन एंड तीसरा है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। जो बंचिंग ऑफ फेज है इसमें क्या होता है कि जो नर्सरी बंचिंग होता है थिक एंड स्मॉल शूट्स फॉर्म होते हैं, स्मॉल रूडिमेंट्री लीव्स फॉर्म होते हैं। इसके साथ ही साथ जो शूट्स हैं वो छोटे रहते हैं और स्टंटेड फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है। और ये बंची टॉप अपीयरेंस देता है। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक्सेसिव वेजिटेटिव ब्रांचेस जो है वो लिमिटेड ग्रोथ देता है सीडलिंग स्टेज में, और वो स्वेल कर जाता है जिससे शॉर्ट इंटरनोड्स फॉर्म होते हैं। और वो बंचेस जो है वो वेरियस साइज के फॉर्म होते हैं, और जो टॉप ऑफ द सीडलिंग्स है वो एक तरह का बंची टॉप अपीयरेंस शो करता है। और जब इन्फ्लोरेसेंस का मैलफॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि पैनिकल का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो मैलफॉर्म्ड हेड है वो सूख जाएगा, उसके साथ ही साथ वो ब्लैक मास जो है परसिस्ट करेगा बहुत दिन तक। इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो जो भी डिजीज प्लांट पार्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें जो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग 100 से 200 ppm जो है NAA, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि ये कभी कभी पूछा जाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या स्प्रे करते हैं। तो NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है। कितने कॉन्सेंट्रेशन में? तो 100 से 200 ppm में अक्टूबर के मंथ में। और जो प्रूनिंग है वो डिजीज पार्ट का हम लोग करते हैं अलोंग द बेसल 15 to 20 सेंटीमीटर अपेरेंटली हेल्दी पोर्शंस में। ठीक है। तो प्रूनिंग हम लोग करते हैं अगर कोई भी डिजीज पार्ट्स है तो आप हम लोग हटा देंगे, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं 0.1% में, या फिर कैप्टाफॉल जो है 0.2% में यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग मैंगो मैलफॉर्मेशन को बचा सकते हैं, मतलब उसका स्प्रेड नहीं होगा और उसका कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फुट रॉट डिजीज इन राइस इज ड्यू टू। जो फुट रॉट डिजीज होती है राइस में ये किसकी वजह से होती है?
तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गिबरेला फुजीकुराई। तो जो फूट रॉट या फिर बैंकिन डिजीज है, इसका मेन जो काउजल ऑर्गन है उसको कहते हैं फिजारियम मोनिफॉर्म। उसका जो सेक्शुअल स्टेज है वो है गिबरेला फुजीकुराई। इसमें क्या होता है मेनली, इसका जो सिम्टम्स है उसमें होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो सेवरल इंचेस टॉल हो जाते हैं देन द नॉर्मल प्लांट्स इन सीड बेड एंड फील्ड। ठीक है। जैसे जो भी नॉर्मल प्लांट है उसका जो हाइट है इतना होना चाहिए, तो जब अगर उसको बैंकिन डिजीज या फुट रॉट डिजीज होगा तो उससे में क्या होगा कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अब नॉर्मल ग्रोथ दिखाएगा। तो वही कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है वो सेवरल इंचेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट्स। तो कहाँ कहाँ पे, तो सीड बेड में या फिर फील्ड में। जो प्लांट्स है वो थिन हो जाएंगे। उसका कलर जो है वो येलोइश ग्रीन लीव्स देगा और पेल ग्रीन फ्लैग लीव्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो फ्लैग लीव्स है वो ग्रीन कलर के होंगे, पेल ग्रीन थोड़ा सा लाइट ग्रीन जैसा होगा, और जो लीव्स है वो येलोइश ग्रीन दिखेंगे। सीडलिंग्स जो है वो जल्दी सूख जाएंगे एट अर्ली टिलरिंग स्टेज में। इसके बाद जो है टिलरिंग है वो घट जाएगा और लीव्स जो है वो सूखने लग जाएंगे एट द लेट इन्फेक्शन में। ग्रेन जो है वो पार्शली फिल होंगे, जो ग्रेन्स है वो पूरे कम्प्लीटली फिल नहीं होंगे, जिससे हमारा जो इल्ड है वो घट जाएगा। अगेन यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो स्टेराइल भी हो सकते हैं या फिर एम्प्टी ग्रेन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब प्लांट का मेच्योरिटी होगा तो वहाँ पे जो है पार्शली ग्रेन या फिर स्टेराइल या फिर एम्प्टी ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। सीड बेड में क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स है वहाँ पे लेजन्स देखने को मिलेंगे रूट में, और जो कि बाद में जो है वो मर जाएंगे। तो इसका हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लीन सीड लेंगे, जिससे क्या होगा कि डिजीज का अकरेंस नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं यूजिंग फंगीसाइड जैसे कि थीरम या फिर थायोफेनेट मिथाइल या फिर बेनोमाइल। ये सब जो है इफेक्टिव सीड ट्रीटमेंट है। जो अगर हम लोग बेनोमाइल यूज़ करते हैं तो 1 to 2% जो है ऑफ द सीड वेट हम लोग इसको यूज़ करेंगे सो दैट कि ड्राई सीड कोटिंग हो। इसके साथ ही हम लोग एग्रोसेन या फिर सेरासेन यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 2 ग्राम एआई पर केजी सी, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज डन अगेंस्ट। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये किस डिजीज से बचने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूज मड। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये जेंसन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये जेंसन साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था, तो 1887 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड जो है वो जेंसन ने दिया था 1887 में, जो कि यूज़ करता है कि सो दैट कि हम लोग जो लूज मड डिजीज़ है, किसका किसका लूज मड, तो वीट का, बार्ली का या ओट्स का, ये सबको कंट्रोल कर सके। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ ही साथ मतलब अगर लूज मड को भी कंट्रोल करता है, इसके साथ ही काफ़ी इफेक्टिव है नेमेटोड्स को कंट्रोल करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द ब्लैक 47 इज रिलेटेड टू। जो ब्लैक 47 है ये किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरिश फेमीन। ब्लैक 47 जो है वो एक इरिश फेमीन से रिलेटेड है। जो इरिश पोटैटो फेमीन हुआ था उसको हम लोग ग्रेट हंगर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1845 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि जो फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वो जो है वो स्प्रेड कर गए थे रैपिडली थ्रू आउट द आयरलैंड। तो उससे क्या हुआ था कि जो इन्फेस्टेशन जो है 1/2 ऑफ द पोटैटो क्रॉप को जो है उसको पूरा बर्बाद कर दिया था, और 3/4 ऑफ द क्रॉप को जो है वो नेक्स्ट 7 ईयर्स तक जो है वो बर्बाद करता गया। तो इसको हम लोग एक वर्स्ट पीरियड भी बोला जाता है, जिसको हम लोग ब्लैक 47 के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा हंगर देखने को मिला था। ठीक है, भुखमरी आ गई थी, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्पीसीज यूजेस सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स टू काउ सॉफ्ट रॉट। तो कौन सा स्पीशीज है जो कि सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स यूज करता है जिससे सॉफ्ट रॉट काउस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरविनिया। जो इरविनिया है, इरविनिया के जितने भी स्पीशीज होते हैं इनके पास जो है एक स्पेशल सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है सॉफ्ट रॉट काउज करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, सॉफ्ट रॉट काउज करते हैं, तो ये मेनली जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके वजह से यही जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में भी ये इसका रोल रहता है। इसमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से रहते हैं, तो ये जो है मेनली पेक्टिन टाइप के जो है डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं स्पॉयलेज के लिए।
जैसे कि वेजिटेबल्स एग्जाम्पल हो गया कि अनियंस, गार्लिक, एस्पेरेगस, ग्रीन बीन्स, कैरेट, लेट्यूस, कैबेज, इस टाइप के जो है वेजिटेबल्स में जो है देखने को मिलता है। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो है पेक्टिक एंजाइम जो रहता है वो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कर ले जाता है पेक्टिन को, ठीक है, जिससे रिजल्ट हो जाता है मूशी अपीयरेंस, जो कि समटाइम्स इसके साथ ही साथ बैड और भी देता है, और ये वाटर सोक्ड अपीयरेंस देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पास कौन सा सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स रहता है। तो इसके पास जो है एविनिया के पास जो है एक तरह का पेक्टिक एंजाइम्स रहता है, जो कि क्या करता है, पेक्टिन को जो है ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि एक तरह का मूशी अपीयरेंस देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ एक बैड ऑर्डर भी जो है वो रिलीज हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि वाटर सोक्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो वाटर सोक्ड अपीयरेंस जो है ये एक तरह का इसका क्या है, सिम्टम्स है। तो आपको ध्यान रखना है। और एक और बात ये है कि जो सॉफ्ट रॉट डिजीज है ये पैथोजन से काउज होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि ये जो एंजाइम्स जो है इसके कैपेबल रहते हैं सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने में या फिर डिकम्पोज करने में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेक्सचर होते हैं प्लांट टिश्यू के वो डिस्ट्रॉय जाता है, और जो प्लांट टिश्यूज रहता है वो सॉफ्ट एंड वाटरी बन जाता है। और जो सॉफ्ट वाटर ही कॉमनली देखा गया है फ्लैशी वेजिटेबल्स में, जैसे कि पोटैटो, कैरेट, एग प्लांट, स्क्वैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ बैक्टीरिया which have a large number of flagella all over the cell is categorized as, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजला है ऑल ओवर द सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस बैक्टीरियल सेल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजला जो है बियर करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट रहता है इवनली ऑल ओवर द सेल सरफेस में। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं कि पेरिट्राइकस का जो डायग्राम है वो कैसा रहेगा। तो अगर ये बैक्टीरिया ये अगर बैक्टीरिया है तो इसके जो सेल वॉल रहेंगे मतलब जो फ्लैजला रहेगा वो इस तरीके से जो है ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिट्राइकस। और जो मोनोट्राइकस होता है वो क्या होता है, मोनोट्राइकस या फिर पोलर बोल दो, तो इसमें जो है एक ही फ्लैजला देखने को मिलता है। एक होता है लोफोट्राइकस, ठीक है, लोफोट्राइकस में क्या होता है कि एक ही एंड से जो है बहुत सारा फ्लैजला अराइज होता है, एक ही एरिया से जो है बहुत सारा फ्लैजला जो है अराइज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। ए ट्राइकस क्या होता है, जिससे कोई भी फ्लैजला नहीं मिलता है, उसको ए ट्राइकस बोलते हैं। एक है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब कि अगर दो अपोजिट एंड से अगर दो फ्लैजला निकले तो इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। इस तरीके का जो अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है फ्लैजला का, तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज काउज राइट, ठीक है, जो डाउनी मिल्ड्यू है जो बाजरा है ये कौन काउज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ये काउजल ऑर्गेनिज्म है डाउनी मिल्ड्यू इन बाजरा में काउज कराने के लिए। जो डाउनी मिल्ड्यू होता है बाजरा को, इसको हम लोग ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ERD भी बोलते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है, तो जो ईयर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द ग्रीन लीफ लाइक और लीफी होल टाइप स्ट्रक्चर में। और इसमें क्या होता है कि जो एसेंशियल फैक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे जर्मिनेटिंग oospores, जैसे कि गुड एयर सप्लाई या फिर लो सॉइल टेम्परेचर या फिर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो काउजल ऑर्गेनिज्म है इसका अच्छा से ग्रोथ होगा। इसमें क्या होता है कि जो oospore होते हैं उसको जो है ये टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे क्या होता है कि वो अपना oospore डेवलप करके जो है उसको वेदरिंग करते हैं और उसको और फैलाते हैं, ठीक है। और ये मोर कंड्यूसिव इज लाइट सॉइल, लाइट सॉइल में भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको हम लोग कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग जो है रॉगिंग ऑफ डिजीज प्लांट करेंगे, अगर जो भी डिजीज प्लांट पार्ट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अगर हम लोग इसमें हाइब्रिड रेजिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करते हैं, जैसे कि HB3, HB3 जो है वो रेजिस्टेंट वेराइटीज है बाजरा का, उसको अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो क्या होगा कि डाउनी मिल्ड्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.2% जाइनेट का जो है स्प्रे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेड रॉट डिजीज इज ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, जो रेड रॉट है ये किसका डिजीज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुगर केन। रेड रॉट जो है वो शुगर केन का डिजीज है। जो रेड रॉट है ये मेनली कॉलेडोट्राइकम फैल्केटम से जो है होता है। इसमें क्या होता है कि जो रेड रॉट देखने को मिलेगा इनसाइड द स्टॉक, और जो रेड एरिया है वो ट्रैवर्स हो जाएंगे बाय द वाइट बैंड। अल्कोहलिक स्मेल जो है वो देगा फील्ड से। तो इसका जो है अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं तो अगर थोड़ा सा अल्कोहलिक टाइप का जो स्मेल देता है, तो इससे पता चल जाता है कि रेड रॉट डिजीज हुआ है शुगर केन में। इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर जो सेट्स हैं उसको हम लोग ट्रीट करते हैं 0.25% आरिटेन से या फिर 0.25% आगेलॉल से।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको जो है रेड रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग को रेडनिंग जो प्रोसेस होता है उसको अवॉइड करना है। हम लोग को हेल्दी सीड्स सेट्स यूज़ करना है, और हम लोग यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सब हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो इससे क्या होगा, रेड रॉट है डिजीज़ का, वो नहीं होगा। और थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं कि पैडी में कौन कौन से डिजीज देखने को मिलते हैं। तो पैडी में राइस ब्लास्ट देखने को मिलता है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस देखने को मिलता है, शीथ ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीथ रॉट ऑफ राइस। ये सब जो डिजीज है ये पैडी या फिर राइस में देखने को मिलता है। चिकपी में कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलता है। तो चिकपी में जो है रूट रॉट डिजीज, बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड, स्क्लेरोंशिया व्हाइट मोल्ड, या फिर एस्कोचाइटा, या फिर माइकोस्फेरेला ब्लाइट जो है चिकपी में देखने को मिलता है। वीट में कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलता है। तो वीट में जो है बार्ली येलो ड्वार्फ, ब्लैक चाफ, क्राउन एंड रूट रॉट, फिजारियम हेड ब्लाइट, या फिर लीफ रस्ट। ये सब जो डिजीज है ये वीट के हैं। तो ये सब जो है थोड़ा कॉमन डिजीज है, आपको इसका जो है नाम ध्यान रखना है। अ, एक और चीज ध्यान रखिए कि जो रेड रॉट डिजीज है ये फर्स्ट टाइम जो है जावा मतलब वेंट, जो एक साइंटिस्ट है वेंट, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था 1893 में, फ्रॉम जावा। ठीक है। और आपको पता ही है इसका पैथोजन क्या है, तो कोलोट्राइकम फैल्केटम है। और इसके सिम्टम्स तो डिस्कस कर लिए, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो रेड रॉट है इसमें जो फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव मोल्ड या फिर लेजेंस देखने को मिलते हैं, और वो ब्लैक और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और जो लीव्स होते हैं वो एबनॉर्मल कलर के होते हैं, और यहाँ पे जो है नेक्रोटिक जो टिश्यू है वो देखने को मिलता है, मतलब जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और स्टेम्स में क्या होता है, कैंकर हो जाता है उडी स्टेम में, और डाई बैग देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो बाग होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं। तो ये सब जो है फिजिकल अपीयरेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, टीज रेड रस्ट डिजीज इज काउज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टीज रेड रस्ट जो डिजीज है ये कौन से किस टाइप की काउजल ऑर्गन से काउज होता है, ठीक है, वो क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्गी। जो रेड रस्ट है ये एक तरह का इंपॉर्टेंट डिजीज है टी का, जो कि टी का, ठीक है। जो रेड रस्ट है ये टी प्लांट का जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑरेंज ब्राउन या फिर वेलवेटी एरियाज ऑन द लीव्स जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट में देखने को मिलते हैं। मतलब जो भी अगर टी का इन्फेक्टेड प्लांट है तो वहाँ पे लीव्स क्या होंगे, ऑरेंज ब्राउन कलर के अपीयर होंगे। और जो डिजीज है वो एल्गी से काउज होता है। क्या नाम है उस एल्गी का, तो सिफेलोरस जीनस जो है उस एल्गी का नाम है। जो सिफेलोरस है ये एक तरह का जीनस है जो फिर 14 स्पीशीज ऑफ द पैरासिटिक थैलार्ड ग्रीन एल्गी में आता है। जो सैंपल्स है वो 10 मिलीमीटर इन साइज के जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि जो मदरलैंड ऑफ टी है उसको कौन सा कंट्री बोला जाता है। तो चाइना को जो है मदरलैंड ऑफ टी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि द रीजन फॉर द फ्रेशनेस जो है कि थिन टी वहाँ पे मिलता है। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है टी का इंडिया में वो है आसाम में, ठीक है, स्पेशली इन सुरमा वैली। जो आसाम का सुरमा वैली है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। और तो वहीं से जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आसाम ही करता है टी के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट डिजीज इज काउज बाय बैक्टीरिया। कौन सा प्लांट डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से काउज होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, साइट्रस कैंकर। जो साइट्रस कैंकर है ये डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है साइट्रस स्पीशीज को, और ये काउजल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। जो ज़ैंथोमोनास है ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और मोस्ट ऑफ दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ग्राम नेगेटिव ग्रुप से ही रहते हैं। ज़ैंथोमोनास है ये डैमेज कर देता है प्लांट्स स्टेम्स एंड फ्रूट्स को। और जो इन्फेक्शन काउज होता है साइट्रस ट्रीज में वो इंक्लूड होता है लाइम, ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट। इसके अलावा जो जो येलो वेन मोजाइक डिजीज ऑफ विंडी है वो एक तरह का क्या है, वायरल डिजीज है। और ये काउज करता है हैवी क्रॉप लॉस। इसके साथ ही साथ ये जो डिजीज है वो अकर करता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। मतलब जब क्रॉप ग्रोथ का अर्ली स्टेज होगा तभी जो है ये इफेक्ट करता है। और ये जो येलो वेन मोजाइक डिजीज है ये एक तरह का वायरल डिजीज है। जो रस्ट ऑफ व्हीट है ये काउज होता है बाय द फंगी पुकीनिया। वो जो रस्ट है ये फंगी काउज करता है। इसका जो स्पीशीज है ये क्या है, पुकीनिया स्पीशीज जो है ये यहाँ पे काउजल ऑर्गेनिज्म है। और जो ब्लाइट और पोटैटो है ये काउज होता है बाय द फंगी अल्टरनेरिया सोलानी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पूछा था, आंसर हो जाएगा साइट्रस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, रेड रॉट इज काउज्ड बाय। तो रेड रॉट किससे काउज होता है, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि रेड रॉट का सिम्टम्स क्या होता है, इसका काउजल ऑर्गेनिज्म मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
कॉलेडोट्राइकम फैल्केटम, जो रेड रॉट है ये शुगर केन में होता है और इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो है कॉलेडोट्राइकम फैल्केटम। और क्या होता है कि जो रेड रॉट डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जब फ्रॉस्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ शुगर केन, तब जो है ये रेड रॉट का डिजीज होता है। तो ये एक तरह का क्या है, फंगल डिजीज है। रेड रॉट जो है एक तरह का फंगल डिजीज है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है, तो उसमें एक बार देख लेते हैं। एक होता है कैंकर, जो कि ज़ैंथोमोनास साइट्री सब स्पीशीज साइट्री से होता है, ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। एक है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि स्क्लेरोस्पोरा से होता है, ये एक फंगस है। एक है वर्टिकुलम विल्ट, जो कि वर्टिकुलम डालिया से होता है, ये एक तरह का फंगस है। एक है कर्ली टॉप कोटोवायरस, जो कि वायरस से होता है। एक है लेट ब्लाइट, जो कि ऊमाइसिटी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, जो कि एक तरह का फंगस है। इसके बाद आता है ब्लैक नॉट, जो कि एक एपियोस्पोरिना है, वो भी फंगस से होता है। बैक्टीरियल विल्ट, ये एस्कोमाइसिटी फंगस से होता है, जो कि एक फंगस है। क्लब रूट, ये भी प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिका से होता है, ये एक फंगस है। और एक है डैम्पिंग ऑफ, जो कि राइजोक्टिनिया स्पीशीज एंड फुजाइम स्पीशीज है, ये भी एक तरह का फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ब्राउन रस्ट इज अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप। ब्राउन रस्ट है ये एक तरह का डिजीज है, किस क्रॉप का? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वीट। वाइड रेंज ऑफ फंगल एंड बैक्टीरियल वायरल पैथोजेंस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो इफेक्ट कर देता है यील्ड को, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। जो क्रॉप लॉस है वो सिग्निफिकेंट है, अप टू द 20 to 30%। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा भी हो जाता है। इन दिस सिचुएशन क्या होता है, इन दिस सिचुएशन मतलब इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर्स है, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करते हैं, सो दैट की जो डिजीज़ है उसका अटैक नहीं हो। और इससे क्या हुआ कि हम लोग जो है फंगिसाइड और बैक्टीरियोसाइड्स का जो है कम से कम यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करते हैं वीट का, इससे क्या होगा कि ब्राउन रस्ट एक तो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हम लोग कोई भी फंगिसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड्स नहीं भी यूज़ करते हैं, तब भी जो है वो अच्छा से डिजीज अटैक नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग डिपेंडेंसी जो है उसमें कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फंगिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है होस्ट प्लांट में। तो इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप आता है, तो कभी कभी हो जाता है कि अगर जो डिजीज़ है वो भी जो है अगर किसी पर्टिकुलर अमाउंट में अगर यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड, तो वो काम नहीं करता है। तो इसके वजह से क्या है कि ज़्यादा फार्मर जो है वो यही प्रीफर करते हैं कि ज़्यादा फार्मर मतलब यही प्रेफर किया जाता है कि रेसिस्टेंट वैरायटी को जो है ग्रो किया जाए। तो और ये जो ब्राउन रस्ट है फंगी का, मतलब वीट का, सॉरी, जो ब्राउन रस्ट है वीट का, ये कौन काउस करता है? तो ये पुकीनिया ट्रिटिकी जो है ये काउस करवाता है। और जो फंगी जो रस्ट है, इसका एग्जांपल ब्राउन रस्ट ऑफ वीट आ जाता है। इसके अलावा जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी फंगस है, लेकिन जो मेनली काउस होता है वीट में वो ब्राउन रस्ट ही होता है। अगर बैक्टीरिया का एग्जांपल ले ले तो इसमें ज़्यादा ब्लैक रॉट ऑफ फ्रूसीफोर्स, वायरस में एग्जांपल ले तो टोबैको मोज़ैक एंड टर्निप मोज़ैक आ जाता है। टर्निप में कौन सा डिजीज देखने को मिलता है यहाँ पे जो दे रखा है, तो टर्निप पे मोज़ैक वायरस जो है ये टर्निप में देखने को मिलता है। पोटैटो में लेट ब्लाइट बोल सकते हैं, लेट ब्लाइट जो डिजीज है पोटैटोज में देखने को मिलता है। और शुगर केन में जो कॉमनली है वो है रेड रॉट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर। द डिजीज ब्लास्ट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? द ब्लास्ट डिजीज है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राइस। जो राइस ब्लास्ट डिजीज है ये काउंट होता है बाय द मैग्नोपोर्टी ओराइजा, जो कि एक तरह का एस्कोमाइकोटा है। और ये जो है 10 to 30% लॉस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है। अदर कॉमन जो डिजीज है राइस का वो है ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, ब्राउन स्पॉट, शीथ ब्लाइट, फॉल्स मट। तो अगर ये सभी डिजीज पूछा जाए तो ये भी जो है राइस से ही बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर। लूज स्मट इज कॉमन फंगल डिजीज फाउंड इन। जो लूज स्मट होता है जो लूज स्मट है एक तरह का क्या है, फंगल डिजीज है। ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वीट। जो लूज स्मट है ये वीट का डिजीज है। वीट एंड बार्ली, मेनली जो है वीट एंड बार्ली में जो है लूज स्मट देखने को मिलेगा। अगर वीट की जगह बार्ली रहता तो यहाँ पे बार्ली जो है सही आंसर जाता। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज है वो काउज करता है बाय द फंगस यूस्टैलिको ट्रिटिकी। ठीक है, ये वीट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूस्टैलिको ट्रिटिकी है, जो कि सर्वाइव कर जाता है एज अ डोमेंट माइसीलियम इन द एम्ब्रियो ऑफ द इन्फेक्टेड ग्रेन। ठीक है।
उसके बाद क्या देखने को मिलता है, इसका मेन सिम्टम जो है यहाँ पे जो ग्रेन्स हो जाते हैं वो स्मार्टेड हो जाते हैं, और ग्रेन हेड जो है जो ग्रेन हेड है वो वहाँ पे ब्लैक और ब्राउन स्पोर्स जो है वहाँ पे उसका मास देखने को मिलता है। अगर जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, तो जो बेयर रैंचेस है वो रह जाता है, और जो फ्यू फ्रैगमेंट्स ऑफ ग्लूम्स और ऑन्स है ना, वो वहाँ पे रह जाते हैं, मतलब कि सब बिखर जाता है स्पोर्स। अगर वो अगर वहाँ पे डिस्पर्स होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि पूरा जो ईल्ड है वो पूरा घट जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूम्स और ऑन्स है, जो मेन पार्ट है वही सब जो है एकदम थोड़ी मात्रा में रहता है और सब जो झड़ जाता है। ये जो स्पोर्स है वो अदर वीट प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ, तो फ्लावरिंग स्टेज में, या फिर वो जो है सीड इन्फेक्शन भी काउज कर सकते हैं अगर वो सॉइल में रह गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ग्रीन ईयर अ फंगल डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो ग्रीन ईयर है एक तरह का फंगल डिजीज है, ये कौन से क्रॉप से जो है ये एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मिलेट। जो ग्रीन ईयर डिजीज है इसको ये जो है कॉमन डिजीज है मिलेट का, और इसको रिपोर्ट किया गया है मैनी कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, ईरान, इसराइल, चाइना, फिजी, जापान, जहाँ पे मिलेट ग्रो किया जाता है। एक तरह का क्या है फंगल डिजीज है जो डाउनी मिल्ड्यू है, और ग्रीन ईयर जो है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग डिजीज है पर्ल मिलेट का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड है पर्ल मिलेट में, जो कि एशियन अफ्रीका में ग्रो होता है। और जो पर्ल मिलेट है वो ग्रो किया जाता है एज अ फूड एंड फॉडर क्रॉप। और जो डिजीज है ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, ठीक है, और ये काउस होता है बाय द फंगस स्क्लेरोस्पोरा ग्राम्नियोकोला। तो ये ध्यान रखना है कि जो फंगस स्क्लेरोस्पोरा ग्राम्नियोकोला है वही डिजीज है वो काउस करवाता है ग्रीन ईयर, कहाँ पे, मिलेट में। इसके साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, और सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। और जो बाजरा है ये एक तरह का क्या है खारिफ सीजन क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और जो मिलेट है इसको हम लोग पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। और जो सैंडी लोम सॉइल होता है वो सुटेबल होता है मिलेट प्रोडक्शन के लिए। तो इतना आपको चीज़ें जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिजीज ऑफ शुगर केन। इसमें से जो है कौन कौन सा डिजीज है वो शुगर केन का है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। जो ब्लैक रॉट है, ब्लैक स्ट्राइप, आई स्पॉट, ये सब जो है ये शुगर केन की डिजीज है। थोड़ा सा शुगर केन के बारे में जान लेते हैं। जो शुगर केन है ये एक तरह का ट्रॉपिकल प्लांट है, इसकी वजह से इसको क्या चाहिए होता है, वार्म वेदर चाहिए होता है, सो कि ये अपना मेच्योरिटी रीच करे। ये सर्वाइव कर जाता है इन द एरिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वैरी करता है 20 to 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एरिया जहाँ पे 20 to 26 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे जो है ये सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद जो है इसको शुगर केन को एवरेज रेनफॉल जो चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, तो 150 जो है 150 मिलीमीटर जो है इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है फॉर कल्टिवेशन। थोड़ा सा डिजीज का हमें देख लेते हैं। यहाँ पे हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं डिजीज को, एक है फंगल डिजीज, एक है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। जो फंगल डिजीज है यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक रॉट, ब्लैक स्ट्राइप, आई स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्पॉट, ये सब जो है फंगल डिजीज है शुगर केन के। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल डिजीज, यहाँ पे है जो है गमिंग डिजीज, लीफ स्कैल्ड, मोल्टेड स्ट्राइप, रटून स्टंटिंग डिजीज, ये सब जो है बैक्टीरियल डिजीज है शुगर केन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू करनाल बन डिजीज। कौन सा क्रॉप जो है करनाल बन डिजीज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वीट। जो करनाल बन डिजीज है ये वीट से रिलेटेड है। और जो करनाल बंट पे क्या होता है कि पार्शियल बंट भी इसको बोला जाता है। करनाल बंट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल बंट, जिसमें क्या होता है कि ये काउज होता है बाय द फंगस टेलिटिया इंडिका, जो कि इन्फेक्ट करता है ग्रेन को एट द फ्लावरिंग स्टेज। ये करता है क्या करता है करनाल बंड। तो करनाल बंड जो है ये ग्रेन क्वालिटी को रिड्यूस कर जाता है। कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मासेस होते हैं पाउडरी स्पोर्स के, जो कि डिस्कलर कर देते हैं ग्रेन को और ग्रेन प्रोडक्ट्स को। ये एक तरह का फिशी स्मेल देता है फील्ड में। तो इससे पता चल जाता है, अगर थोड़ा सा फिशी स्मेल आता है तो इससे पता चल जाता है कि ये करनाल बन डिजीज जो है वो फील्ड में हो रखा है। ये जो नेम है करनाल बन ये कहाँ से आया है, तो ये जो एक सिटी है इंडिया में करनाल, वहीं से जो है आया है, वहीं पे जो है पहली बार इस डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज फाउंड इन एप्पल। तो कौन सा डिजीज जो है वो एप्पल में पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फायर ब्लाइट। जो फायर ब्लाइट डिजीज है ये एप्पल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बहुत
ये जो फायर ब्लाइट डिजीज है एप्पल में, ये काउज करता है बाय द बैक्टीरियम इरविनिया अमाइलोवोरा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो काउजल ऑर्गेनिज्म है फायर ब्लाइट का वो क्या है, तो इरविनिया अमाइलोवोरा जो है ये काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो डिजीज है ये किल कर देता है ब्लॉसम्स को, फ्रूट शूट्स को, ट्विग्स को, ब्रांचेस को एंड एंटायर एप्पल ट्रीज। ये जो डिजीज है ये अपियर होता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग, एंड जो टेम्परेचर है अगर 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाता है, अगर जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाता है तो वहाँ पे जो है डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, रेन है। अगर हैवी ड्यू एंड हाई ह्यूमिडिटी जो रहेगा ये फेवर कर देता है इन्फेक्शन को। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें रेड रस्ट का देख लेते हैं। जो रेड रस्ट डिजीज है ये टी प्लांट में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑरेंज ब्राउन वेलवेटी स्पॉट्स जो है वो लीव्स में देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी प्लांट जो इन्फेक्ट हो गया है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑरेंज ब्राउन वेलवेटी स्पॉट्स जो है लीव्स में देखने को मिलेंगे। और जो रेड रस्ट है ये मेनली टी क्रॉप का जो है डिजीज है। टिक का डिजीज है ये आपको कॉमनली ग्राउंडनट प्लांट में देखने को मिलेगा। और जो ग्रीन ईयर डिजीज है ये पर्ल मिलेट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बॉर्न डिजीज। कौन सा जो है सीड बॉर्न डिजीज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटैटो मोज़ैक। जो पोटैटो मोज़ैक है ये सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। ये जो डिजीज है ये काउज करता है मतलब वायरस जो कि इफेक्ट कर देता है पोटैटो प्लांट को। जनरली जो मोज़ैक वायरस है वो इन्फेक्ट करता है पोटैटोस को, जो कि ट्रांसमिट होता है बाय द एफिड्स। क्या होता है कि जो एफिड्स होते हैं वो फीड करते हैं ऑन द सैप ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट और उसको फिर ट्रांसमिट कर देते हैं मतलब जो वायरस है उसको ट्रांसमिट कर देता है टू द हेल्दी प्लांट। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो कौन है, एफिड, जो कि फैला रहा है फ्रॉम द डिजीज प्लांट टू द हेल्दी प्लांट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोज़ैक डिजीज है वो जो है अटैक कर देते हैं पोटैटो क्रॉप को। ज़्यादातर क्या होता है कि जो लीव्स है वो क्या करता है, ग्रीन एंड डार्क ग्रीन मोज़ैक पैटर्न शो करने लगता है। ये इसका मेन सिम्टम है। इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है पोटैटो मोज़ैक का, कि यहाँ पे जो लीव्स है वो ग्रीन एंड डार्क ग्रीन मोज़ैक पैटर्न शो करते हैं, और जो लीव्स है वो फेंट येलो पैचेस जो है लीव्स में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो है वो स्टंट हो जाते हैं, छोटे साइज हो जाते हैं और वो बीमार जैसे दिखने लग जाते हैं। और जो डिजीज होता है वो ट्यूबर्स को भी अफेक्ट करता है, उसके साथ ही साथ उसके साइज में जो है वो रिड्यूस देखने को मिलेगा, और उसके जो नंबर्स है वो भी घट जाएंगे, मतलब ट्यूबर्स के साइज घट जाएंगे, नंबर्स भी घट जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लीव्स है वो नेक्रोसिस देखने को मिलता है, मतलब जो डेथ हो जाती है प्लांट सेल्स की यहाँ पे अलोंग द वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। टिक्का डिजीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो टिक्का डिजीज है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीनट। यहाँ पे अगर ग्राउंडनट होता तो यहाँ पे ग्राउंडनट होता था, मतलब जो टिक्का डिजीज है ये पीनट में भी देखने को मिलता है और ग्राउंडनट में भी देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है कि जो टिक्का डिजीज है ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो पीनट में भी मिलता है, और इसके अलावा जो है ये ग्राउंडनट में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि लीफ स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि एक तरह का क्या है, अगर कोई भी हॉट एंड वेट कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे जो है लीफ स्पॉट डिजीज मतलब टिक्का डिजीज देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यंग स्पॉट होता है वहाँ पे ब्राइट येलो कलर का जो है देखने को मिलेगा। जो यंग स्पॉट्स होता है वो हैलो फॉर्म नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, ब्राइट येलो ऑरा वहाँ पे वो लैक करते हैं। और अगर ओल्डर अगर वो स्पॉट्स हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपको हैलो देखने को मिलेगा, येलो हैलो। ये जो है क्या करता है, कंप्लीट डिस्कलरेशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 50% जो है ईल्ड लॉस देखने को मिलता है, कि देखने को मिलता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट द प्लांट। कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है जो प्लांट्स को अफेक्ट करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्राउन गॉल। जो क्राउन गॉल डिजीज है ये काउज करता है सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस है। इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस। जैसे जैसे जो डिजीज है वो प्रोग्रेस करता है तो प्लांट जो है अपना स्ट्रेंथ लूज कर जाता है और बाद में वो मर जाता है। ये जो डिजीज है ये अकर होता है प्लांट्स में, जैसे कि ग्रेप्स, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड रोजेस। तो जो क्राउन गॉल है ये मेनली कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो ये ग्रेप्स, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड रोजेस में जो है देखने को मिल सकता है। ये जो स्मट है ये क्या है, तो जो स्मट है ये जो प्लांट डिजीज है ये फंगी से काज होता है। ये प्राइमरली जो है अफेक्टिंग ग्रास, मतलब जो ग्रासेस है उसको अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग कॉर्न। कॉर्न को हम लोग क्या मेज भी बोलते हैं, या फिर वीट एंड शुगर केन।
ब्लिस्टर क्या है, तो ये भी जो है फंगस से काउज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बिगो ऑर्गेनिज्म। ये जो है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली क्रॉप्स को जो है इफेक्ट करता है। मोज़ैक क्या है, तो मोज़ैक जो है ये एक तरह का प्लांट वायरस है जो कि इफेक्ट करता है लीव्स को। इस डिजीज में क्या होता है कि जो प्लांट्स है, टोबैको, कैसेवा, बीट, कुकुम्बर, इस टाइप की जो क्रॉप को ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। फोमोसिस ब्लाइट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो फोमोसिस ब्लाइट है ये किस क्रॉप में जो है इफेक्ट करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रिंजल। जो फॉमोसिस ब्राइट है या फिर इसको फ्रूट रॉट भी बोलते हैं, तो ये ब्रिंजल में काउज करता है, जिसको हम लोग एग प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो फॉमोसिस वैक्सैंस जो है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ पे सॉफ्ट एंड वाटरी सोक्ड लेजन्स देखने को मिलेंगे फ्रूट में। इसके साथ ही साथ जो ब्लाइट ऑफ फॉलिज देखने को मिलेंगे, और फ्रूट जो है वो सड़ जाएगा, फ्रूट रॉट देखने को मिलेगा। इसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैनेजमेंट हम लोग सीड ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। अगर हम लोग कार्बेंडाजिम जो है अगर 1 ग्राम पर केजी ऑफ सीड में लेते हैं, तो इसमें जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम लोग डिप सीडलिंग कर सकते हैं 0.5% कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बेविस्टीन जो है एट द इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज जो है कर सकते हैं। 1 मंथ, अगर हम लोग 1 मंथ के बाद अगर ट्रांसप्लांटिंग हुआ है, ठीक है, तो मतलब अगर ट्रांसप्लांटिंग हुआ है तो 1 महीने के बाद जो है हम लोग वहाँ पे बेविस्टीन का छिड़काव करेंगे एट द इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज। और यहाँ पे हम लोग क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन से भी जो है डिजीज का अटैक जो है वो घट जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। डाइनोकैप मिथाइल हेप्टाइल डाइनाइट्रोफिनाइल क्रोटोनेट इज सोल्ड इन मार्केट एज। तो कैसे डाइनोकैप को जो है मार्केट में किस नाम से जो कॉमनली जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैराथेन। जो डाइनोकैप है अगर हम लोग मार्केट में अगर हम लोग को खरीदना होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैराथेन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो मार्केट में जो है डायोकैप को हम लोग कैराथिन बोलेंगे। जो कैराथिन गोल्ड है वो मोस्ट इफेक्टिव है या फिर एफिशिएंट है पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट, ठीक है, और ये जो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शन फॉर्म करता है। ये जो है मेप्टाइल डाइनोकैप जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन करता है। और कॉन्टैक्ट में आने से ही और इसके यूनिक एक्शन की वजह से जो है कैराथिन गोल्ड जो है रिकमेंड किया जाता है एज इन रोटेशन विद सिस्टमिक फंगिसाइड एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस मैनेजमेंट स्प्रे प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। डैम्पिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिव चेक बाय। जो डैम्पिंग ऑफ है या फिर लीफ ब्लाइट है ये जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं कौन से मिक्सचर के हेल्प से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो डैम्पिंग ऑफ या फिर लीफ ब्लाइट है इसको हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाई। जो बंची टॉप डिजीज है बनाना में वो किससे ट्रांसमिट होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पेंटालोनिया निग्रोवरोगा। जो बंजी टॉप है इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है, या फिर जिससे ये स्प्रेड होता है, इसको हम लोग वायरस, जो वायरस से ये है जो स्प्रेड होता है, ठीक है। जो बंची टॉप ऑफ बनाना है इसमें क्या होता है, वायरस बीबीटीवी, क्या बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है बनाना बंची टॉप वायरस वेक्टर, जिसका नाम है पेंटालोनिया निग्रोवर्गा। यही जो है ट्रांसमिट हो जाता है एक से दूसरे क्रॉप में, जिससे वजह से जो बंची टॉप देखने को मिलता है। यहाँ पे सिम्टम्स क्या होता है, तो लीव्स जो है वो छोटे हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। यहाँ पे जो है बंच जो जितने भी जो टॉप वाला पोर्शन है वो टुगेदर बंच जाता है। इसका वजह से क्या होता है कि टॉप बंची टॉप जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो टुगेदर बंच जाएंगे तो बंची टॉप जो है अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वायरस फ्री सकर यूज करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम रॉगिंग करेंगे। रॉगिंग मतलब क्या, ये जो भी डिजीज प्लांट पार्ट है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, जिससे जो है इस के स्प्रेड को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। वायरसेस कंटेन, तो वायरस क्या कंटेन करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ। मतलब जो वायरस है वो या तो आरएनए कंटेन करेगा या तो डीएनए कंटेन करेगा। कोई भी एक ऐसा वायरस नहीं पाया गया जिसमें आरएनए डीएनए दोनों हो, तो ये ध्यान रखना है कि ये तो या फिर आरएनए कंटेन करेगा या फिर डीएनए, कभी भी दोनों कंटेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट्स इज बीइंग कमर्शियली एक्सपोर्टेड एज बायो कंट्रोल एजेंट। किसको जो है हम लोग कौन सा जो माइक्रोबियल एजेंट है जिसको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा विरिडी। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट, जो कि फंगल डिजीज ऑफ पल्सेस, ग्रेप्स, कॉटन, अनियन, कैरेट, पीस, प्लम, मेज, एप्पल, ये सबको जो है कंट्रोल करता है।
जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इसके साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलीसैकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको लार्ज नंबर में सबस्ट्रेट में यूज किया जा सकता है, और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है फंगल डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इफ़को एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको 1600 रुपीज़। ठीक है, अभी 16% ऑफ चल रहा है। 60% ऑफ होने की वजह से क्या है कि आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो ये कोर्स रहेगा ये आपका एग्जाम तक जो है वैलिड रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल। इसमें आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं, जिससे आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसके अकॉर्डिंग आप ना अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक्स भी इंक्लूडेड है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। अभी तक हमारे यहाँ से 25 प्लस स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन इफ़को एजीटी एग्जाम, जो कि मैक्सिमम है इंडिया में। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। हमारे कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो ये स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, और हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे आप जो है ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप कि आप ये जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे विजिट करिएगा और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइएगा। चलिए, अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज वाज पब्लिश्ड बाय। जो फर्स्ट रिपोर्ट किया जो है दिया गया था किसके बारे में, तो सोलर एनर्जी जो यूज कर रहे हैं सर कि हम लोग कंट्रोल कर सके सॉइल बॉर्न डिजीज, तो वो कौन पब्लिश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटेन एंड कोवर्कर्स। जो कैटेन एंड कोवर्कर्स है उन्होंने क्या किया था, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो सॉइल सल्वराइजेशन का दिखाया था, उन्होंने बताया था अगेंस्ट फुजारियम ऑक्सिस्फोरियम एफ स्पीशीज वैसिफेक्टम के अगेंस्ट। तो जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, तो कैटेन एंड कोवर्कर्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लांट पैथोलॉजी वाज डेवलप्ड फॉर ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू प्लाज्मोपोरा विटिकोला इन द ईयर। तो जो फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग किया गया था किसके अगेंस्ट, तो ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट, जो कि इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपोरा विटिकोला, तो कौन से ईयर में किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1913। ठीक है, 1913 में ही जो है ये डिजीज का फोरकास्टिंग किया गया था फर्स्ट टाइम में। पहले ही बता दिया गया था कि जो है ये डिजीज है स्प्रेड हो सकता है, ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर, हु फॉर्मुलेटेड इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स फॉर पुकीनिया ग्रामिनिस वर्टिडिगी। कौन साइंटिस्ट ने जो है फॉर्मुलेट किया था इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स फॉर पुकीनिया ग्रामिनिस वर्टिडिगी के लिए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एस नगार्जन एंड एच सिंह। तो जो जो साइंटिस्ट एस नगार्जन एंड एच सिंह है, उन्हें क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स बनाया था, किसके लिए, तो पुकीनिया ग्रामिनिस वर्टिडिगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड सीड प्लॉट टेक्निक फॉर वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन इंडो गंगेटिक प्लेन। किस साइंटिस्ट ने जो है सीड प्लॉट टेक्निक जो है वो डेवलप कराया था, सो दैट कि जो है हम लोग वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन कर सके, किस क्रॉप में, तो पोटैटो में, किस रीजन में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रामानुजन एंड कोवर्कर्स। जो रामानुजन को जो साइंटिस्ट रामानुजन एंड जो उनके कलीग्स थे, उन्होंने जो है सीड प्लॉट टेक्निक को जो है डेवलप किया था, सो दैट कि जो है हम लोग पोटैटो को प्रोडक्शन कर सके, वो भी वायरस फ्री सीड लेके। तो इससे इसका क्या फायदा हुआ, अगर हम लोग सीड प्लॉट टेक्निक जो है अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर डिजीज नहीं फैलता है। ठीक है, और जो पोटैटो सीड जो हिल में होते हैं और प्लेन्स में होते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉपर फिजियोलॉजिकल स्टेट में प्रेजेंट रहता है, इनमें जो है इफेक्ट नहीं होता है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो अगर सीड प्लॉट टेक्निक को अगर हम लोग यूज करते हैं पोटैटो क्रॉप को ग्रो करने में यूजिंग द हेल्दी सीड, तो क्या होता है कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है सीड प्लॉट टेक्निक का, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हम लोग सीड पोटैटो क्रॉप को अगर हम लोग यूजिंग हेल्दी सीड अगर हम लोग ग्रो करते हैं, जब एफिड का जो पॉपुलेशन है वो कम रहता है। ठीक है, कब कम रहता है एफिड का पॉपुलेशन, तो अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है अगर इसका जो पॉपुलेशन है वो कम रहता है, तो अगर हम लोग वहाँ पे अगर हम लोग पोटैटो को ग्रो करें विद द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट with a proper logging and deholming of the seed crop,
ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी बिफोर एफिड रीच द क्रिटिकल लिमिट। ठीक है, मतलब हम लोग अगर हम लोग इस टाइम पे ग्रो करते हैं प्राडो को, किस टाइम में ग्रो करना है प्राडो को, जब हमारा जो एफिड पॉपुलेशन है वो कम है। तो लो एफिड पॉपुलेशन कम कम होता है, तो जनरली अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो है इसका एफिड पॉपुलेशन कम होता है, तो उस टाइम में जो है हम लोग जो पोटैटो है उसको ग्रो करेंगे। और कब हम लोग उसका रॉगिंग करेंगे, मतलब कि अगर जब थोड़ा सा जो एफिड है वो अगर क्रिटिकल लिमिट के में रीच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वहाँ पे हम लोग रॉगिंग एंड डिहॉल्मिंग करेंगे, मतलब कि जो भी डिजीज प्लांट पार्ट है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा जो क्रॉप है वो बचा जाएगा। और जब तक अगर प्लांट पॉपुलेशन, मतलब जब तक अगर एफिड का पॉपुलेशन बढ़ता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्रॉप का मेच्योरिटी हो जाएगा, तब तक हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और हम लोग जो है डिजीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच पा रहे हैं, और ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो इससे यील्ड अच्छा आएगा। तो यही जो है मेनली सीड प्लॉट टेक्निक इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर, हु डेवलप सोलर हीट ट्रीटमेंट फॉर लूज स्मट ऑफ व्हीट काज्ड बाय यूस्टालिगो सेगेटम वर्ड ट्रीटिंग। तो कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया था सोलर हीट ट्रीटमेंट, किसके लिए, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए, जो कि यूस्टालिगो सेगेटम वर्ड ट्रीटिंग जो इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जेसी लुथरान ए सटर। जो साइंटिस्ट जेसी लुथरान ए सटर है, उन्होंने ही जो है सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है, कब कौन सी ईयर में दिया था, तो 1934 में दिया था। तो अगर हम लोग को लूज सॉर्ट ऑफ व्हीट जो है वो कंट्रोल करना है, तो ये जो है फर्स्ट डेवलप किया था कि उन्होंने लूथर एंड सटर ने इन 1934। इस मेथड में क्या होता है कि जो सीड्स है उसको सोक किया जाता है इन द वाटर फॉर 4 to 5 hours। उसके बाद उसको सन में जो है उसको सुखा दिया जाता है इन द मंथ ऑफ मई एंड जून बाई, कहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग सीमेंटेड फ्लोर और या फिर मेटल शीट पे जो है रखना प्रेफर करते हैं। ये जो मेथड है ये मेनली यूज करता है टू कंट्रोल द लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ली। तो व्हीट के अलावा जो है बार्ली में भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विवोटॉक्सिन्स एंड वर्कड आउट द मैकेनिज्म ऑफ विल्टिंग ऑन कॉटन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फिजारिक एसिड बाय फिजारियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीशीज ब्रासिफेक्टम। तो कौन से जो साइंटिस्ट उन्होंने डेवलप किया था कि विवोटॉक्सिन्स के कॉन्सेप्ट ऑफ विवोटॉक्सिन के बारे में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने विल्टिंग इन कॉटन में जो है मैकेनिज्म को काम किया था, सो दैट कि क्यों यहाँ पे जो फिजारिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा, तो फिजारियम ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीशीज के द्वारा। तो कौन सा साइंटिस्ट है जो इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टी एस सडासीवन। जो टी एस सडासीवन जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये दिया था, इन्होंने जो है स्टडी किया था बायोकेमिस्ट्री ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में। कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। इसके अलावा उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ वीवो टॉक्सिन्स के बारे में। उन्होंने जो है स्टडी किया था मैकेनिज्म ऑफ विल्टिंग ऑफ कॉटन में, जो कि फिजारियम वेसिफेक्टम जो है काउज करवाता है, और जो प्रोडक्शन है फिजारिक एसिड बाय द फंगस आउटसाइड द होस्ट, वो भी जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था टी एस सडासीवन साइंटिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सिस्टमिक फंगिसाइड ऑक्साथिन। कौन साइंटिस्ट ने जो है ऑक्साथिन को जो है डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वॉन स्केमिंग एंड मार्शल कुल्का। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है स्केमिंग एंड कुल्का, तो उन्होंने जो है फर्स्ट सिस्टमिक फंगिसाइड दिया था कौन से ईयर में, तो आपको ध्यान रखना है 1966 में जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इन 1943। तो कौन साइंटिस्ट है जो है डिस्कवर किया था फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से जानते हैं, कौन सी ईयर में, तो 1943 के ईयर में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एस ए वॉक्समैन एंड एस कार्ज। जो साइंटिस्ट है एस ए वॉक्समैन एंड एस कार्ज, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया था क्या, तो फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर, व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ कॉपर कार्बोनेट लीड ऑक्साइड एंड लिंसीड ऑयल इन चौबटिया पेस्ट। ठीक है, तो चौबटिया पेस्ट जो होता है ये किस किस से बना है, तो कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड एंड लिंसीड ऑयल से बना है। तो इसका जो है कितने रेशियो में हम लोग लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1:1.25। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली अगर जो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 8:8:10। ठीक है, अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो अगर तो क्या क्या होगा, अगर हम लोग इसको कैंसिल करके देखते हैं तो इसको हम लोग क्या 1:1
5:1.25 में ले सकते हैं। ठीक है, जो चौबटिया पेस्ट है वो वीवी सिंह ने जो है वो डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट वीवी सिंह ने। कब? तो 1942 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चौबटिया पेस्ट है कौन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो वीवी सिंह ने इन 1942। ये जो है इसको यूज किया जाता है एज अ वुंड ड्रेसिंग फंगिसाइड अगेंस्ट द डिजीज ऑफ एप्पल एंड पियर, जो कि ब्लैक स्टेम एंड ब्राउन स्टेम काउज करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, एप्पल डिजीज या फिर पियर डिजीज में जो हो जाता है, उसमें हम लोग इसका चौबटिया पेस्ट यूज कर सकते हैं ताकि जो डिजीज है वो अटैक ना करे। और इसके साथ ही साथ जो कंपोजिशन होता है वो तो आपने देख लिया कि कॉपर कार्बोनेट, रेड लीन एंड रॉ लिनसीड ऑयल या फिर लिनोलिन बोल दो, ये सब जो है कंपोजिशन है चौबटिया पेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। In 1942, which of the Indian scientists developed Chaubatiya paste in Almora district, UP, as a wound dressing fungicide? For this, he used copper carbonate, lead oxide, and linseed oil. जस्ट अभी मैंने बताया कि कौन साइंटिस्ट है, तो वीवी सिंह साइंटिस्ट है। ठीक है, इनका नाम क्या है? वीबी सिंह। कौन सी इन्होंने डिस्कवर किया था? 1942 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हु डिस्कवर्ड बॉडेक्स मिक्सचर टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट, ब्लू स्टोन एंड हाइड्रेटेड लाइम? तो किस साइंटिस्ट ने जो है बॉडेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था सर, कि जब हम लोग डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन को कंट्रोल कर सके, मेनली यहाँ पे कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड लाइम का जो है यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएमए मिलारेट। जो पीएमए मिलारेट है, इन्होंने जो है बॉरिस मिश्र का जो है डिस्कवर किया था। जो पीएमए मिलारेट है ये प्रोफेसर ऑफ बॉटनी है, मतलब बॉटनी के प्रोफेसर थे, और जिन्होंने बॉरिक्स यूनिवर्सिटी जो है इन फ्रांस 1885 में जो है डिस्कवर किया था बॉरिक्स मिक्सचर। किसके किसके हेल्प से? तो मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम के हेल्प से। ये मेनली यूज किया जाता है अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में। और इसका कंपोजिशन क्या है? तो कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। ठीक है, इसका रेशियो क्या है? तो 5:5:50 जो है इसका रेशियो है। इसका कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। हु इंट्रोड्यूस बर्गंडी मिक्सचर यूजिंग सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ लाइम? तो किसने जो है बर्गंडी मिक्सचर को जो है इंट्रोड्यूस किया था यूजिंग द सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ लाइम? लाइम की जगह जो है अब हम यूज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। तो कौन साइंटिस्ट ने ऐसा किया था? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मेसॉन। ठीक है, जो मेसॉन है इन ईयर 1887 में क्या किया गया था कि जो लाइम है उसको रिप्लेस करके जो है सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा यूज किया गया था। जो बर्गंडी मिक्सचर है यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर आता है। इसका रेशियो आता है 5:6:50। यहाँ पे जो है 5 है कॉपर सल्फेट, 6 जो है सोडियम कार्बोनेट, और जो 50 है वो है वाटर। तो 5:6:50। और जो बॉरिस मिक्सचर इसका रेशियो है 5:5:50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। विच स्पीशीज ऑफ एस्परगिलस प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन G1 G2? तो कौन सा स्पीशीज जो है वो एफ्लाटॉक्सिन G1 G2 प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एस्परगिलस पैरासिटिकस। जो एस्परगिलस पैरासिटिकस स्पीशीज है यही जो है प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन G1 एंड G2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर। अमंग ऑल द एफ्लाटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन BI इज द मोस्ट टॉक्सिक, विच स्पीशीज ऑफ एस्परगिलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन B1 B2? तो कौन सा एस्परगिलस का जो स्पीशीज है वो एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मतलब एस्परगिलस फ्लेवस, एस्परगिलस पैरासिटिकस दोनों जो है एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो एस्परगिलस पैरासिटिकस है ये ऑनली जो है एफ्लाटॉक्सिन G1 G2 प्रोड्यूस करता था। आपको ध्यान रखना है जब भी एफ्लाटॉक्सिन G1 G2 के बारे में पूछा जाएगा तो कौन प्रोड्यूस करता है? तो एस्परगिलस पैरासिटिकस। अगर एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 के बारे में पूछा जाएगा तो कौन होगा? तो दोनों होगा, एस्परगिलस फ्लावस एंड एस्परगिलस पैरासिटिकस, बोथ प्रोड्यूस द एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड B2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है, हु रिकमेंडेड कॉपर सल्फेट फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट अगेंस्ट बर्न एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स फंगी टॉक्सिक वैल्यू फर्स्ट टाइम? तो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने रिकमेंड किया था कि कॉपर सल्फेट को हम लोग अगर ट्रीट करते हैं, सीड को अगर ट्रीट करते हैं कॉपर सल्फेट से, तो हम लोग वीट बर्न से जो है इसको डिजीज को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीट को फ्रॉम द वीट बर्न डिजीज, और उसके साथ ये डेमोन्स्ट्रेट किए थे फंगी टॉक्सिक वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनेडिक्ट पर प्रीवोस्ट। ठीक है, जो साइंटिस्ट है बेनेडिक्ट प्रीवोस्ट, इन्होंने जो है प्रूव किया था कि जो बर्ट है वीट में ये काउज होता है फंगस है। इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट जो है अगर यूज करते हैं तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बर्ट ऑफ वीट को। इसके साथ ही साथ इन्हीं को क्रेडिट जाता है फॉर डिस्कवरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ट फंगस, जो कि
होता है किसमें, तो वीट में। तो जो बर्न फंगस है इसका लाइफ साइकिल कौन दिया था, तो साइंटिस्ट प्रीबोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर, विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्लेमिंग। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम जो है फ्लेमिंग ने दिया था, कौन सी ईयर में, तो 1929 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, ठीक है। और जो पेनिसिलिन है ये क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है ग्रेटली, इसके वजह से क्या था, ग्रेटली रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच फंगिसाइड इज मोस्टली सुटेबल। अगर हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो इसमें हम लोग कौन सा फंजीसाइड यूज करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए जाइनेम। तो हम लोग मेनली क्या करेंगे, जाइनेम का यूज करेंगे सो दैट की जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। इसका क्या रेट रहेगा, क्या मतलब किस मात्रा में देंगे, तो हम लोग स्प्रे करते हैं जाइनेम, या फिर इसकी जगह हम लोग मानेम भी ले सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.2%, ठीक है। एट द रेट ऑफ 0.2% में जो हम लोग क्या करेंगे, जालिम का स्प्रे करेंगे। जो अर्ली प्लाटो प्लाटो ये किससे काउज होता है, तो ये काउजल ऑर्गेनिज्म का अल्टरनेरिया सोलानी है। इसका क्या सिम्टम्स है, तो यहाँ पे जो है कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलता है और टारगेट बोर्ड अपीयरेंस ऑन लीफ लैमिना जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्पॉट्स है वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये कोई भी पर्टिकुलर फेवरल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट रहता है। कोई भी पर्टिकुलर फेवरल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो कोलैटरल होस्ट है वो है टोमेटो। तो टोमेटो में भी जो है ये अर्ली ब्लाइट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, इन 1943 बंगाल हैड फेस्ड अ सीरियस famine which caused a great loss in rice yield was caused by। जो 1943 में क्या होता, बंगाल ने भी एक सीरियस famine फेस किया था जहाँ पे बहुत ज्यादा जो राइस का जो yield है बहुत ज्यादा वहाँ पे लॉस हुआ था। तो ये कौन सा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है जो कि काउजल ऑर्गेनिज्म है किसका, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का, ठीक है। तो यही जो है काउज करवाया था बंगाल में 1943 में, जिसके वजह से इसी के वजह से जो है फेमीन आया था। ये जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है इसी का जो अटैक था वो राइस में बढ़ गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला था, और इसी की वजह से जो है बंगाल में फेमीन आया था। कौन सी ईयर में, तो 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, द रस्ट ऑफ linseed एंड flax कैन बी completely controlled by spray ऑफ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है बोराक्स। बोराक्स के स्प्रे से क्या होगा कि हम लोग रस्ट ऑफ linseed एंड फ्लैक्स को जो है completely कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं रस्ट ऑफ linseed या फ्लैक्स में, तो क्या होता है कि लार्ज ऑरेंज कलर पिस्ट्यूल्स जो है वो जनरली अपीयर होते हैं लीव्स में। इसके वजह से जो स्मॉल पिस्ट्यूल्स होते हैं वो इनिशियली साउंड रहते हैं वाला क्लोरोटिक एरियाज में, लेकिन लिटिल नेक्रोसिस जो है वो भी देखने को मिलता है लीव्स में। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो लीव्स है वो प्रीमेच्योरली डाई जाते हैं, मतलब कि मेच्योर होने से पहले ही जो है पहले ही वो मर जाते हैं। जो रस्ट है लिनसीड का वो कौन काउज करता है, तो ये मेनली काउजल ऑर्गेनिज्म है मेलास्पोरा अलीनी, यही जो है यहाँ पे काउज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विल्ट डिजीज ऑफ शुगरकेन वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम। तो जो विल्ट डिजीज शुगरकेन में जो देखने को मिलता है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ से रिपोर्ट किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में जो है विल्ट डिजीज ऑफ शुगरकेन देखने को मिला था। जो विल्ट डिजीज ऑफ शुगरकेन इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो है सिफेलोस्पोडियम सैचुरी। इसका जो क्या है काउजल ऑर्गेनिज्म, तो ध्यान रखना है सिफेलोस्पोडियम सैचुरी जो है यहाँ पे काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसका फेवरल कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे आपको हाई डे टेम्परेचर अगर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, या फिर लो ह्यूमिडिटी 50 to 60% रहेगा, या फिर लो सॉइल मॉइस्चर एंड अल्कली सॉइल्स रहेगा, या फिर अगर ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एक्सेस डोज बढ़ गया है, अगर ये सब कंडीशन रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि विल्ट डिजीज ऑफ शुगरकेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, तो अगर हम लोग सीड मटेरियल जो है अगर वो डिजीज फ्री प्लॉट से लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या है विल्ट डिजीज नहीं होगा। अगर हम लोग रटोनिंग प्रैक्टिस जो है वो अगर नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं डिजीज फील्ड में, तो इससे भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं इस डिजीज को। अगर कोई भी ट्रैशेस या स्टबल्स है फील्ड में उसको हम लोग को बर्न करना है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन का स्प्रेड होने से या फिर उसके होने से बचा सकते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वो कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ईजे बटलर। तो ध्यान रखना है जो ईजे बटलर है वो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है इंडिया में। इनके साथ ही साथ जो ईजे बटलर है ये फादर ऑफ माइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है इंडिया में।
इन्होंने जो है एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है फंगी एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। कौन सी है में? तो 1918 में जो है इन्होंने ये बुक लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द डिजीज इरगॉट ऑफ राई प्रोड्यूसेस स्क्लेरोशिया इज काउज वाई। जो डिजीज इरगॉट ऑफ राई है, ये स्क्लेरोशिया जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सा जो है ये इसमें से काउजल ऑर्गेनिज्म है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, क्लैविसेप्स परफ्यूरिया। जो क्लैविसेप्स परफ्यूरिया है, यही जो है इरगॉट डिजीज काउज करवाता है राई में, और ये क्या करता है? स्क्लेरोशिया जो है प्रोड्यूस करता है। जो इरगॉट एक तरह का क्या है? फंगल डिजीज है, जो कि अफेक्ट करता है मेनी ग्रासेस को। लेकिन ये जो है मेनली जो है राई को डैमेज करने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये अकर होता है रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। कौन सा पैरासिटिक जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कौन है? क्लाविसिस परफ्यूरिया है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक स्पॉट्स ऑन द ग्रास। तो ये फर्स्ट जो है इसको ऑब्जर्व कहाँ किया गया था? तो जो अगर अगर हम लोग को कैसे पता चला कि इसका इन्फेक्शन हो रहा है? तो हम लोग को जो फर्स्ट साइन दिखेगा वो रहेगा अपीयरेंस ऑफ हनी ड्यू। यहाँ पे हनी ड्यू जो है, यहाँ पे जो हनी ड्यू का डिपोजिशन है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक स्टिकी येलो शुगरी सोल्यूशन जो है, जो कि कंसिस्ट करेगा हो सैप या फिर कॉनिडिया, ये भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये कहाँ पे ज्यादातर इफेक्ट जो करता है वो ग्लूम्स ऑफ द राई में जो है वहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आंसर की प्रोवाइड किया गया है। इस पीडीएफ को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंटिस्ट वाले, वो काफ़ी बार एग्जाम सब में पूछे गए हैं। तो अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर लें। काफी अच्छा कोर्स है और एक अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको अवेलेबल करवाया गया है। हमारा जो है जीके ना, एग्रीकल्चर जीके जो एक ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वहां से आप अगर ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहां पे भी आपको सारे कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन होइए। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का डिस्कशंस होते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन से आप ज़्यादा सीखिएगा। वहाँ पे अपने डाउट्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स भी मिलेंगे, जिससे आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिल कर पाइएगा। इसके अलावा जो है आपको नोट्स एंड पीडीएफ्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करेंगे, और जितने भी हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।